Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 6th February. और सबसे पहली चीज़ मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सम पीपल कीप आस्किंग वेदर वी शुड रीड बोथ वी शुड लिसन बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड व्हाट शुड वी डू। सीधी सी बात है कि अगर आपको हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं दैट इज़ बिकॉज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो कि जो भी हम आपको देंगे दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो हाँ बाकी लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू स्टडी इट और नॉट, वेदर यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल और नॉट। हमको लग रहा है ज़रूरी है from our experience, that is why we are giving you the complete newspaper of Hindu, whereas from Indian Express we are providing you only editorial and explained section. Okay, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आने का सेंस नहीं है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं तो आप लोग को ये डिस्कशन से समझ में भी आता होगा आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओके, और स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। तो पहला जो आया है डियर नेशनलिस्ट, ये प्रताप भानु मेहता का है। तो वैसे एन एडवाइजरी की इनके आर्टिकल्स कुछ खास नहीं आते हैं और इस आर्टिकल में भी कुछ खास नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ सरकाज़म जो कि हमारे काम का नहीं है। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बस बताई है जो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने गवर्नमेंट के लिए कहा है कि आप इट इज़ रिगार्डिंग द फार्म बिल्स हाउ द गवर्नमेंट हैज़ एक्टेड, और थोड़ा कुछ नेशनलिज्म की चीज़ें इन्होंने उठाई है कि हाउ डू यू डिफाइन अ नेशनलिस्ट, और ये सारी चीज़ें मतलब वासुदेव कुटुंबकम और इन सबको कोट करते हुए थोड़ा सरकास्टिक था जो कि काम का नहीं है। तो अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे, आपने कहा गवर्नमेंट को कहा है, और बिल्स को इसलिए आपने अभी पोस्टपोन भी कर दिया है। जो फार्म लॉज हैं उनको आपने कहा है कि अगले 1.5 साल तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि ये 2 रीजंस की वजह से काफ़ी नहीं है। पहली बात तो ये कि जो लोग आपको डिसएग्री कर रहे हैं तो यू आर नॉट स्टैंडिंग अप टू देम, आप मतलब सामने से वो चीज़ कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। दे वर द ग्राउंड ऑन विच एलिजेंसेज वर टेस्टेड, आप उल्टा ये टेस्ट कर रहे थे वेदर उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो एलिजेंस है वो आपके जैसा ही है या नहीं। तो जो आपकी सेम थिंकिंग वाले होते हैं आप उनको नेशनल बुला देते हो, और जो आपके अपोजिट जाने वाले होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन के होते हैं, आप उनको सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर एंटी नेशनल कोट कर देते हो। ये इन्होंने पूरे आर्टिकल में बेसिकली यही चीज़ें लिखी थी। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ब्रीफली। तो आपने कुल मिला के एलिजेंसेस को टेस्ट किया और पॉलिसी को प्रॉपर्ली आपने डिबेट नहीं किया है। तो एक चीज़ इसमें क्लियर है कि ये जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें केवल इन बिल्स का जो फ्रेमवर्क है वो काम नहीं आएगा। तो इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि आपको बिल्कुल बिल्स को पूरी तरीके से रिपील कर देना चाहिए और पहले इस प्रिंसिपल से स्टार्ट करना चाहिए। फिर इन्होंने फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सरकाज़म देते हुए वही कहा है, वी आर इन एन एरा ऑफ न्यू नेशनलिज्म। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द रियल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर बी सॉल्व। ठीक है, तो वही है कि एक तरीके से ताना कसना टाइप ही जो हो जाता है कि ज़रूरी है कि सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव बैंड नहीं होना चाहिए, तो सेंसलेस था। ओके, आगे जो एडिटोरियल है हिस्टोरियन एंड ट्रूथ टेलर, ये प्रोफेसर DN झा के ऊपर है एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इनकी एंशिएंट इंडिया से ही रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड कई बुक्स भी आ चुकी हैं और RS शर्मा के अंडर भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। ओके, तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली कंडोलेंस देते हुए कुछ बातें बताई हैं कि इस एरा के मतलब इसमें जो भी एक एरा था एक सेल्फ कॉन्फिडेंट एकेडमिक स्कॉलरशिप का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, वो लगभग ख़त्म होने आ रहा है उनके डेथ से। और उनका खासकर स्पेशलाइज्ड वर्क किया हुआ था ऑन रेवेन्यू सिस्टम्स या फिर इकोनॉमी और सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स थे एंशिएंट इंडिया के, और इसके अलावा एक जनरल सर्वे भी था ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, और ये दूसरे हिस्टोरियन से अलग कहाँ आते थे अगर आप इनकी किताबें देखो तो कि वो है ना काफ़ी फियरलेसली प्लूरलिज्म, डिसेंट और रैशनैलिटी को इवोक करते थे। और
मतलब वही था इनका कि है ना, जो सच होता था वही चीज़ें मतलब ये लिखते थे, तो उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर मतलब दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं दे आर अनकम्फर्टेबल, सो ही वाज लाइक कि लेट इट बी। तो इनकी वैसे ही एक बुक आई हुई है, द मिथ ऑफ द होली काऊ। ओके, तो याद रखना ये किसकी, DN झा की है, द मिथ ऑफ द होली काऊ। और इससे इन्होंने इसमें ये चीज़ वही क्या था कि जो बीफ ईटिंग को जैसे माना जाता है कि वो इस्लाम के फॉलोअर्स ही लेकर आए थे, बट दिस वाज नॉट ट्रू। और वैदिक रिलीजन में भी कोई ऐसा टैबू नहीं था बीफ ईटिंग के ऊपर, जो कास्ट रिडन इंडियन सोसाइटी। वैसे आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा भी होगा कि वैदिक टाइम्स वगैरह में भी बीफ ईटिंग होती थी। तो ये चीज़ इन्होंने ही बताई थी कि ये जो अभी इस टाइम की मॉडर्न टाइम्स की और प्री मॉडर्न टाइम्स की ही एक कास्ट वगैरह की हमने सोसाइटी बना ली है। तो ये सब हम अभी ये सारी चीज़ें बोलने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा होता था कि जो बीफ रहता था इट वाज द मोस्ट एक्सेसिबल एंड नरिशिंग फूड फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ द सो कॉल्ड अनटचेबल क्लासेस। ठीक है, तो अनटचेबल क्लासेस वगैरह के लिए ये सबसे ज़्यादा नरिशिंग फूड माना जाता था। ओके, तो प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दैट दीज आर नॉट आवर व्यूज़। ये चैनल आपको अपने व्यूज़ नहीं देता है, जो यहाँ पे बताया जाता है हम आपको वही बताते। ओके, एंड जो वही के अहिंसा वगैरह के डॉक्ट्रिन है, इसमें भी नॉन वेजिटेरियनिज़म के अगेंस्ट नहीं कहा गया था। और ये जो डाइटरी प्रैक्टिसेस यानी कि वही खाना जो खाते हैं, जो भी चीज़ें होती है नॉन वेज वेज, इसको कम्युनलाइज अभी की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में ही किया जाता है। ओके, और उसी तरीके से एनिमल सेक्रीफाइस की तरफ भी इन्होंने ध्यान दिलाया था कि ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक वहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस की बात की गई है। और इसके अलावा एक इनका मेजर कंसर्न यही था कि जो मॉडर्न पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं उनका मतलब उनको कैसे वो पास्ट के लिए प्रोजेक्ट करते, क्या चीज़ें दिखाते अपने आप को, मतलब एक जो शॉविनिस्ट टाइप की, शॉविनिज्म वही होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर और पावरफुल दिखाना एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेक्शंस। तो उन्होंने कहा कि इट वॉज द शॉविनिज्म वॉज द फर्स्ट कज़न ऑफ कम्युनलिज्म। ओके, तो रिलीजियस और सोशल कन्फ्लिक्ट्स इन्होंने प्री मॉडर्न टाइम्स में हालांकि डिस्कस करी थी, लेकिन थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री जो सिंक्रेटिज्म, को एग्जिस्टेंस और हार्मनी रही है वो चीज़ें भी इन्होंने डिस्कस करी थी। ये जो मिथ बस्टर का आर्टिकल आया ये भी सेम कंसेप्ट, सेम चीज़ें यहाँ पे भी दी गई हैं। यू कैन सी मिथ ऑफ द होली काऊ वगैरह के बारे में यहाँ पे भी दिया गया है। ओके, तो सेम आर्टिकल, सेम ही चीज़ें हैं, तो वी वोंट डिस्कस दिस। आगे आते हैं आइडियाज़ पेज पे, द प्रीफेस टू रिफॉर्म। ओके, अभी ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है और वही की जो अभी लॉज की बात की जा रही है एग्रीकल्चर और लेबर रिफॉर्म्स वाले, तो उन्हीं से ही डील करते हुए ये आया है। काफ़ी अच्छा इन्होंने चीज़ें बताई हैं, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का है। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि एक चीज़ देखी गई है कि अभी आप जिस स्टेटस को के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हो कि जो चलता रहे वैसा ही चलता रहे, तो क्या ये अच्छा है? तो उन्होंने बोला है कि अगर आप एक इंडियन को देखो जो कि इंडस्ट्री या फिर किसी भी सर्विसेज सेक्टर में इंगेज है, भले एक वो वेटर क्यों ना हो, तो वो एक एवरेज फार्मर से ज़्यादा कमाता है। एक अभी RBI की स्टडी भी हुई थी जिसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जो पोटैटो फार्मर है वो उसको केवल 28% मिलता है ऑफ व्हाट द कंज्यूमर पेज। ठीक है, तो 1 किलो आलू मान लो कि कंज्यूमर जो है वो 20 रुपये का दे रहा है, उसका केवल 28% उस किसान को मिलता है। ठीक है, तो सारे क्रॉप्स में ही अगर देख लो आप, तो फार्म गेट प्राइस जो होता है यानी कि वही जो किसान को मिलता है वो 40 से 60% लगभग कम ही होता है। मतलब पोटैटो वगैरह तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन आप दूसरे क्रॉप्स में भी देखो तो आपको 40 से 60% फार्मर को कम ही मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ग्रोथ को कैसे एनकरेज किया जाए पुअर्स को प्रोटेक्ट करते हुए। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले एक सोशल सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है।
ठीक है। तो ये अभी इस आर्टिकल में बार बार इस चीज़ की बात करेंगे, सोशल सेफ्टी नेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वही है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र्स जो हैं वो दिए जा सके वल्नरेबल सेक्शन को, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद में सबसे पहले तो आप इस तरीके का एक सोशल सेफ्टी नेट बनाओ, उसके बाद में जो दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं लेबर और एग्रीकल्चरल लैंड के रिफॉर्म्स को लेके, तब उसको आप फिर करो ताकि फिर ग्रोथ आए और प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट सेफ्टी वही प्रोटेक्ट करो, उसके बाद में ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। तो दूसरा सवाल अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पुअर्स को भी फ़ायदा मिले तो ऐसी ग्रोथ कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ग्रोथ जो होती है उसको फॉलो करना चाहिए, और वही एक तरीका है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो उस एम्प्लॉयमेंट से होने वाली ग्रोथ से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और पुअर्स को पॉवर्टी से निकालना बेहतर होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए जो कि काफ़ी हायर वेज और प्रोडक्टिव टाइप की जॉब्स हों, ठीक है। तो अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि हालांकि हमारा टैक्स बेस कम है, सब लोग हालांकि टैक्स वगैरह नहीं देते, लेकिन फिर भी इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सेफ्टी नेट जो है वो ऑलरेडी बना लिया है, और जो कि अब जो ग्रोथ इनेबलिंग मार्केट रिफॉर्म्स हैं उनको वो एक तरीके से सपोर्ट कर सकता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि हमने सोशल सेफ्टी नेट कैसे बना लिया है। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें हाईली सब्सिडाइज्ड व्हीट और राइस दिया जाता है, और बॉटम 67% जो हैं तो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकली भी क्या किया है कि आधार आइडेंटिफिकेशन करके और डिजिटल राशन कार्ड्स प्रोवाइड करा के, और साथ में जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है, मतलब जहाँ से राशन दिया जाता है वहाँ पे भी EPOS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो होती हैं उनको इंस्टॉल किया हुआ है ताकि सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स का लीकेज ना हो, ठीक है। और वैसे ही जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसमें डायरेक्ट इनकम हम एक तरीके से देते हैं, सपोर्ट देते हैं टू ओवर 40 मिलियन, मोर देन 40 मिलियन एल्डरली लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो जो बूढ़े और लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो हम दे रहे हैं, और इसके अलावा जो पुअर विमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हैं उनको, या फिर ऐसे परिवार जहाँ पे फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो अभी 18 मिलियन से ज़्यादा आधार से लिंक्ड अकाउंट्स हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा शेयर है, वही टेक्नोलॉजी से हम ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि बिना लीकेज के जिस तक पहुंचना चाहिए उसको डायरेक्टली पहुंचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये जो इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है वो करीब 145 मिलियन फार्मर्स को टोटल दिया जा रहा है, जिसमें 75,000 करोड़ ऐसे दिया जाता है, और इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है बाय दिस डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र एज़ कम्पेयर टू MSP में केवल फार्म प्रोड्यूस जो पूरी टोटल फार्म प्रोड्यूस होती है उसमें से केवल 6% के ऊपर फ़ायदा दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि 22 क्रॉप्स और 1 FRP ऑन शुगर केन, बस यही दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र से भी हमने काफ़ी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी नेट को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। और ये जो सेफ्टी नेट्स बनाए गए हैं ऑन दी बैक ऑफ जनधन, वही जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी से, तो इन्होंने इंश्योर किया है कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिलीवर हो, और हाउसिंग से लेके स्कॉलरशिप्स तक कई चीज़ें इसी तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एंड जो वल्नरेबल सेक्शंस को भी इनकम सपोर्ट देने की बात है उसमें भी अभी काम चल रहा है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सोशल सेफ्टी नेट जो है ये सस्टेनेबल रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है अब कि अभी तक तो चलो कम था हमारा नैरो टैक्स बेस था, तो हम थोड़ा बहुत किसी तरीके से करते आए, पर अब ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा इसको ब्रॉडन करें टैक्स बेस को, ताकि ये सोशल सेफ्टी नेट जो है वो सस्टेनेबल रहे। और जो हमारी ग्रोथ हो, वही हमने कहा ना कि हमको ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन ग्रोथ हमको किस तरीके की चाहिए
वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा था कि जो जॉब सस्टेनिंग टाइप की हो, ज़्यादा जॉब क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड ग्रोथ हो, ऐसी ग्रोथ चाहिए हमको। तो वही है कि ऐसे लोग हम वो कर पाएँ ग्रोथ से कि जिनको स्टेट सपोर्ट की नीड कम जाए, तो वो हम लोगों को ऐसे नंबर ऑफ पीपल को और रिड्यूस करना है। फाइन। तो ये जो अभी एग्रीकल्चर और लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, तो वही वो प्रोडक्टिविटी की कंडीशंस बनाने के लिए ही हैं, जिससे ग्रोथ भी इन्हांस हो सकती है और कई मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को फ़ायदा मिल सकता है। तो अब इन्होंने कहा है कि देख लेते हैं कि ये जो फार्म लॉज आए हैं वो क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे डेली जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिटिसाइजिंग टाइप के आते हैं, तो आपको प्रो वाले पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो ये आपको आज फेवर में भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये कैसे स्टेटस क्वो को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसने इंडियन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन सारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था, क्योंकि 40 to 60% वही है कि जो पैसा होता है किसी भी चीज़ का वो तो किसके पास चला जाता है, इंटरमीडियरीज़ के पास। मैंने आपको बताया ना कि फार्म गेट इनकम जो होती है वो 40-60% कम होती है, तो 40-60% कहाँ जाता है, इंटरमीडियरीज़ के पास चला जाता है। यानी वही है कि ये जो स्टेटस को चलता आ रहा है कि इन लोग बोल रहे हैं कि APMC और ये चलता रहे, तो इससे किसको फायदा मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडियरीज आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स। तो ये जो स्टॉक लिमिट भी लगाई हुई थी इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, तो इससे क्या होता था, अब देखो ये बोल रहे हैं कि आप स्टॉक लिमिट हटा दोगे तो मतलब दूसरी प्राइवेट कंपनीज वगैरह को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा। अब यहाँ पे ये इसके अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं कि अभी तक स्टॉक वाली लिमिट आप लगाते थे, तो जो फूड प्रोसेसिंग थे, जिन इंडस्ट्रीज़ को हम अभी बढ़ावा दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, वो क्या करते थे, उनको पूरा टाइम उनको तो मौसम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो पूरा टाइम नॉन हार्वेस्ट सीज़न में भी चल सकते हैं। तो इनको होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योर कर लें, बल्क में प्रोक्योर कर लें, ताकि नॉन हार्वेस्ट सीज़न के टाइम पे भी ये अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स को चलाते रहें। ठीक है, तो जो बड़े बड़े तूर दाल, मूंग दाल या फिर राइस प्रोसेसर्स रहते थे, तो ये ज़्यादा प्रोक्योर करने की कोशिश करते थे, लेकिन इस फार्म लॉ की वजह से ये ज़्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाते थे। बट इससे अब क्या होगा कि अगर इनको अलाउ कर देते हैं, तो स्टॉक लिमिट हटा देते हैं, तो एग्रो प्रोसेसिंग का एक्सपेंशन होगा और सप्लाई चेन्स भी बढ़ेंगी, और जो फार्मर की प्रोड्यूस थी वो ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहती थी। तो अगर ये एग्रो प्रोसेसिंग इन चीज़ों की कर दी जाती तो उससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ती और फार्मर को ज़्यादा अच्छा पैसा भी मिलता। ओके। और दूसरी चीज़ इन्होंने वैसे ही बताई है कि जो खासकर सब्जियां और फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहते हैं, वही इनएडिक्वेट स्टोरेज और प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से 30-40% का जो होता है कि वो इनको नुकसान होता है, 30-40% का तो इनको पोस्ट हार्वेस्ट में ही नुकसान होता है। ठीक है। अब दूसरा लॉ भी जो है कि ये APMC रेगुलेशन का, इसने भी एक डिस्टॉर्शन हटाया कि अभी तक क्या होता था कि जो ट्रेडर्स केवल APMC के साथ रजिस्टर्ड थे वही फार्मर प्रोड्यूस ले सकते थे। तो इसमें क्या होता था कि कुछ ही इंटरमीडियरीज थे। अब ये कह रहे हैं कि बिग कॉर्पोरेट्स आएंगे और वो आके APMC को कंपटीशन देंगे और उसको फिर बहुत महंगा बेचेंगे। तो उन्होंने बोला है अभी इसमें ऑथर ने कि आप ये तो देखो कि इंटरमीडियरीज जो थे वो आपके एक ही रजिस्टर्ड वाले ही रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा शेयर ले लेते थे आपकी वैल्यू का। और क्योंकि बिकॉज अब ये देखो क्या लिखा है कि दैट द इंटरमीडियरीज वर प्राइस मेकर्स वाइल द फार्मर्स आर प्राइस टेकर्स। तो क्या प्राइस रखना है वो इंटरमीडियरीज डिसाइड करते थे और फार्मर को चुपचाप वही लेना होता था। और ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा एग्रेवेट हो गई थी, क्योंकि फार्मर्स इस चीज़ में भी रिस्ट्रिक्टेड थे कि उनको अपनी तालुका बाउंड्रीज़ या APMC की लिमिट्स में ही बेचना होता था, और अगर वो दूसरे APMC में बेचने जाते थे तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था, APMC टैक्स। तो ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 आया है, तो इसने क्या किया है कि APMC के अथॉरिटी को मतलब मना कर दिया कि वो फीस नहीं लेंगे और ट्रेड
ट्रेडर लाइसेंसेस जो दिए जाते थे बाउंड्री के अंदर ही, उस चीज़ का भी अथॉरिटी हटा दी है। तो फार्मर्स के पास लेकिन ऑप्शन रहेगा, वो चाहें तो APMC में भी सेल कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट मार्केट या नॉन APMC रजिस्टर्ड ट्रेडर को भी सेल कर सकते हैं, जो कि खुद अपना अगर एग्री यानी जो इन लोग कह रहे थे कि पैरेलल मार्केट बना रहे हैं, तो ये हकीकत है कि उनको एक खुद का एक दूसरा मार्केट बनाने का पावर दिया जाता और वो APMC से compete कर सकते थे सेम प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। तो क्या मतलब इस चीज़ के कोई ऐसी रेगुलेशंस के बेनिफिट्स क्या हमने पहले से कभी देखे हैं? तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कर्नाटका का। तो याद रखना कर्नाटका ने एक यूनिफॉर्म मार्केट पोर्टल बनाया था, यूनिफॉर्म मार्केट पोर्टल बनाया था 2014 में, ठीक है, 2014 में बनाया था, जिसमें इन्होंने अलाउ कर दिया था कि आपकी जो तालुका APMC की लिमिट से आप उसके अक्रॉस भी ट्रेड कर सकते हो बिना APMC फीस पे किए। तो इसमें इन्होंने ये देखा था कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनके प्राइसेस 3.5 से 5% बढ़ गए थे, वही कंपटीशन होने के चक्कर में, और फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था, और ख़ासकर स्मॉल फार्मर्स का देखा था प्रॉफिट मार्जिन 36% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये मतलब एक सेपरेट जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट MIT स्लोन स्कूल, उसने ये स्टडी करी थी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के अलावा जो सबसे दूसरा सेकंड ग्रेटेस्ट कंपेरेटिव एडवांटेज वाला सेक्टर है वो है लेबर। तो ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, अबंडेंस ऑफ लेबर। तो अभी तक क्या था दिक्कत कि कई सारे लेबर लॉज होने की वजह से वो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं एनकरेज करते थे, उल्टा बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रहता था, तो डिसइंसेंटिव क्रिएट करते थे फॉर जॉब क्रिएशन। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी वो केवल 0.2 थी, और जबकि चाइना की भी 0.44 है और बांग्लादेश की भी 0.38 है। ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एम्प्लॉयमेंट वेरीज विथ इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। तो आपके आउटपुट के अनुसार कि आपका GDP कितना है, उसके अनुसार आप एम्प्लॉयमेंट आपका कितना बढ़ रहा है, उस चीज़ का ये मेजर करता है, ठीक है। तो अगर 0.01 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी GDP 1% ग्रो कर रही है, तो उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो केवल 0.01% या फिर 1 बेसिस पॉइंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मतलब ग्रोथ जो है इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसका होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ के ऊपर। तो वो 1% GDP की ग्रोथ भी केवल 0.01%। तो अब इंडिया के केस में क्या है 0.2% है, यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए अगर GDP का जो आउटकम है उसका इम्पैक्ट यदि एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा पड़ रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट जॉब्स भी बढ़ रही हैं तो यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, ये जो 4 लेबर कोड आए हैं, तो उसमें इतने सारे मल्टीपल लेबर रिफॉर्म्स को कंबाइन किया गया है। तो दिस विल लेवरेज द ट्रू कंपेरेटिव एडवांटेज, और इससे हायर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। और बांग्लादेश ने भी ये किया है कि अपने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगलाइज करके फॉर्मल जॉब जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, और जो यूनियन एक्टिविटी थी FDI इंडस्ट्री में उसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो एक तरीके से वही फॉर्मल जॉब्स को बढ़ा दिया है इन्होंने। तो जो इंडिया की अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं विथ आधार इनेबल्ड सोशल सेफ्टी नेट ऑन डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र to the poor, so this will pay off by enabling growth with a massive expansion in employment। तो इन रिफॉर्म से एम्प्लॉयमेंट भी आगे बढ़ सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी नेट तो हमारा सही कंस्ट्रक्ट हो गया है, जिससे राइट टू फूड और डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र मिल रहा है। तो इससे वल्नरेबल की इनकम को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर साथ में अगर कंपटीशन होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इन्होंने यही कहा कि इस टाइम पे यही चीज़ की ज़रूरत है कि जो लोग अभी खुश नहीं हैं इन रिफॉर्म से, उनको कम्युनिकेट करके समझाया जाए कि जो अभी का करंट स्टेटस को है वो फार्मर्स को कैसे हर्ट कर रहा है और इनफॉर्मल वर्कर्स को भी कैसे हर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडिटोरियल आया द घोस्ट ऑफ ADM जबलपुर। तो बस आपको केस बता देते हैं। ये बेसिकली क्या था कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज करी थी और फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस कर दिया था,
तो मासिव स्केल पे इम्प्रिजनमेंट हुआ था पॉलिटिकल लीडर्स का, और जो कोई दूसरे अगेंस्ट भी गए थे तो उनको सबको गिरफ्तार कर लिया था अंडर मीसा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो जो लोग कस्टडी में थे उनके पास में बस एक ही चारा था कि वो कोर्ट्स के पास जाएं, तो खूब सारे इन्होंने हेबियस कॉर्पस पिटिशंस फाइल किए थे हाई कोर्ट में। और वही था कि उस टाइम पे इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर था, तो उस टाइम पे बाय मेजॉरिटी ऑफ 4:1 सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को फिर ये कर दिया था कि जब इमरजेंसी ऑपरेशन में रहती है तो आपका आर्टिकल 21 जो है, जिसमें आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो इस जजमेंट को इनफेमसली ADM जबलपुर केस कहा जाता है। तो अब ऑथर ने यहाँ पे यही कहा है कि 45 साल बाद हिस्ट्री जो है वो दोबारा खुद को रिपीट कर रही है। बेसिकली अभी के लिए वही जो अरेस्ट वगैरह किए गए हैं, और कई जगहों पे देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के चीज़ें मतलब कर रही है कि जैसे अभी हाथरस कानून, हाथरस जो ये हुआ था, अभी इंसिडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट जब जा रहे थे तो उनको भी UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया था। और अभी दिल्ली में भी जो फार्मर्स ने वो किया था तो उनको भी काफ़ी अरेस्ट हो गए थे, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था। तो बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कि वो जो घोस्ट है ADM जबलपुर का, वो शायद वापस अभी आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं पासपोर्ट्स। और अभी क्या हुआ है कि 2 स्टेट्स जो हैं, बिहार और उत्तराखंड, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जो किसी भी इंसान के सोशल और पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनको भी मतलब ध्यान उन चीज़ों का भी रखा जाएगा जब आपको पासपोर्ट क्लियरेंस दिए जाएंगे फॉर पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी बिहार पुलिस ने ये कहा है कि अगर जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के टाइम पे, और ऐसी इंसिडेंट्स के टाइम पे, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस और सड़क जाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको पासपोर्ट मिलने में मुश्किल आ सकती है। और साथ में गवर्नमेंट जॉब, फाइनेंशियल ग्रांट्स वगैरह या फिर बैंक लोन्स मिलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और उसी तरीके से उत्तराखंड की पुलिस ने कहा है कि वो पूरा एक रिकॉर्ड रखेंगे एंटी नेशनल और एंटी सोशल पोस्ट का, जो कि सोशल मीडिया पे की जाती है, और विच वुड बी अ पार्ट ऑफ द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट्स। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन होता क्या है, ये एक्चुअली में यही चीज़ देखते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। तो उसको वही एप्लीकेंट जो है उसको ये मेंशन करना पड़ता ही है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस या कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है, जिसको फिर बाद में पुलिस वेरीफाई करती है और उसकी जो रिपोर्ट है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाती है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बताया कि रिपोर्ट जो होती है वो 3 कैटेगरीज में रहती है। क्लियर मतलब आपको अलाउ कर दिया, फैक्चुअल मतलब आपके फैक्ट्स बता दिए कि आपका कोई एंटीसीडेंट वगैरह है तो नहीं, और फिर उसको RPO के भरोसे छोड़ दिया कि वो आपको क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं। और नॉट रिकमेंडेड तो मतलब कि एक तरीके से रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पुलिस के हाथ में वैसे नहीं होता है, वो बस अपना इसमें रिपोर्ट देते हैं। तो किस तरीके के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करती है, तो केवल जो FIR यानी रजिस्टर्ड केसेस हैं क्रिमिनल ऑफेंस या कोर्ट केस के, वही उनके रिपोर्ट में जाते हैं। कहीं पे भी जो पासपोर्ट एक्ट आया हुआ है, कब का है पासपोर्ट एक्ट याद रखना, 1967 का है, और पासपोर्ट रूल्स 1980 के हैं। तो इनमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि किसी इंसान को अपना सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर का भी अकाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी स्टैट्यूटरी ऑफेंस में नहीं आता है। और उसी तरीके से मोटर व्हीकल ऑफेंसेस भी जो हैं, जैसे कभी आप सिग्नल वगैरह क्रॉस कर जाओ, ट्रैफिक सिग्नल आप तोड़ दो, या स्पीडिंग करने की वजह से आपको कभी भी इन चीज़ों की वजह से पुलिस उन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं लेती है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में। ठीक है, तो ऐसे डरना नहीं कि अगर मैं एक बार कभी सिग्नल तोड़ के भाग गया था तो अब मैं कभी अमेरिका नहीं जा पाऊँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो अगर पुलिस नॉट रिकमेंडेड रिपोर्ट दे दे तो इससे क्या होगा, तो याद रखना है कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज यूनियन गवर्नमेंट का है, वो भी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये डिटरमाइन करने का कि पुलिस रिकमेंडेशन को कंसिडर करना भी है या नहीं करना है। तो अब किन सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट जो है लॉफुली डिनाई कर सकती है किसी को पासपोर्ट। तो पासपोर्ट एक्ट के तहत एक इंसान को पासपोर्ट दो सेट ऑफ रीजंस की वजह से डिनाई किया जा सकता है, जो कि पहले एक सेट ऑफ रीजंस आता है गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है, और एक आता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो पहले में गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है कि अगर मान लो कि वो जो एप्लीकेंट है वो सिटीज़न ही नहीं है इंडिया का, ठीक है, तो उसको डिनाई कर सकते हैं, या फिर वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि प्रेजुडिशियल है टू द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म कर रही है, या फिर अगर वो इंडिया से चला जाता है तो वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। ठीक है, जैसे ये विजय माल्या लोग थे या नीरव मोदी, तो इनका एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिया की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे हार्म था, तो इसलिए वो मतलब वही था कि उनको नहीं जाने देना चाह रहे थे। ओके, और या फिर उस इंसान का जो प्रेजेंस है वो अब्रॉड में जाके हो सकता है कि इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं उस कंट्री के साथ उसके ऊपर इम्पैक्ट करे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ऐसे इंसान को पासपोर्ट इशू करना वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर है। जो सेकंड सेट है उसमें इंडिविजुअल को आप पासपोर्ट डिनाई कर सकते हो, यानी कोर्ट डिनाई कर सकता है अगर पिछले 5 साल में याद रखना लास्ट 5 ईयर्स में उस टाइम पे उसका कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहा है, उसको कन्विक्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसको सेंटेंस दिया गया हो ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का ही सेंटेंस दिया गया हो जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड वाला ऑफेंस भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आप उसको डिनाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक एप्लीकेंट को पासपोर्ट तब भी डिनाई किया जा सकता है कि अगर वो किसी ऐसे अभी ऑफेंस में जो उसने अभी कमिट किया है और उसका कोई प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग हो क्रिमिनल कोर्ट में, या फिर उसके खिलाफ कोई वारंट या समन जारी किया गया है, उस अरेस्ट वारंट उसके लिए इशू किया गया है, या फिर एप्लीकेंट के लिए ये चीज़ कोर्ट ने कही हुई है कि उसको अब्रॉड जाना मना है, तो ऐसे केस में भी उसको पासपोर्ट डिनाई किया जाता है। तो क्या इसकी कोई रेमेडी है? तो हाँ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और कई ऐसे कोर्ट ऑर्डर आए हैं जहाँ पे किया गया है कि किसी भी इंसान को मतलब पासपोर्ट वैसे डिनाई नहीं किया जाता है केवल FIR या कोर्ट केस की वजह से, जब तक मतलब कोर्ट बिल्कुल ही मना कर दे और कहे कि नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो कई बार यही होता है कि जो क्रिमिनल केसेस किसी के अगेंस्ट होते भी हैं तो वो गवर्नमेंट से जब बोलते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि जाके कोर्ट से परमिशन लो और फिर उसके बाद में उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आगे पीछे मिल ही जाता है। अब स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, ये क्या करेगा? तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप का, और वो फाइनली उसने अभी शेप लिया, मतलब वो फाइनली एग्जिस्टेंस में आया थर्सडे को विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। तो ये स्काओ प्रोजेक्ट है, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में स्पैन कर रहा है और इसमें 20 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है, और बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड इसमें ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे। तो ये करेगा क्या? तो सबसे पहली बात, इसका हेडक्वार्टर और जो कंट्रोल रहेगा वो UK में रहेगा, और ये कोई सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, नाम में ही एरे है। ठीक है, तो एक एरे ऑफ एंटीनाज है जिसको स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया गया है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इसको 2 फेजेस में बनाया जाएगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे होगा क्या कि इससे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो यूनिवर्स में और ज़्यादा डीपली देख पाएंगे और जो इवोल्यूशन के सीक्रेट्स हैं उनको अनरेवल कर पाएंगे। तो इसके गोल्स यही हैं कि यूनिवर्स और उसका इवोल्यूशन को समझना, और कॉस्मिक मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, और डार्क एनर्जी और गैलेक्सीज के इवोल्यूशन को समझना। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं कि
ये जो एरे है इट विल ऑल्सो बी एबल टू डिटेक्ट वेरी वीक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स एंड सर्च फॉर मॉलिक्यूल्स दैट सपोर्ट लाइफ। ठीक है, अब इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, तो जो साउथ अफ्रीका में टेलीस्कोप्स हैं वो 197 डिशेस रहेंगी 15-15 मीटर डायामीटर के, और इसको कारू रीजन में लोकेट किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में करीब 1 लाख एंटीनाज 1.3 लाख एंटीनाज रहेंगे 2 मीटर हाइट के, और इनको वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है उसके कैंपस में, मर्चेंट्स रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, उसके कैंपस में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो 2014 से इसकी डिज़ाइनिंग चल रही थी, 6 साल लगे इसको कंप्लीट करने में। कई सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या इंडिया इन्वॉल्व है? हाँ, याद रखना इंडिया भी इसकाओ में पार्टिसिपेट कर रहा है, DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, और TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है पुणे में, वो एक्चुअली में लीड कर रहे हैं, वहाँ के रिसर्चर्स लीड कर रहे हैं। दूसरे कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व हैं, IITs वगैरह, रमन रिसर्च, IISc। ठीक है, और इनफैक्ट इंडियन टीम का एक यहाँ पे इन्होंने अचीवमेंट भी दे दिया है कि इंडियन टीम सबसे पहली थी जिसने टेलीस्कोप मैनेजर का डिज़ाइन सबमिट किया था, और इसका निकनेम इन्होंने रखा था नर्वस सिस्टम। और इसको अब चूज़ किया गया है कि ये जो TM सिस्टम, टेलीस्कोप मैनेजर सिस्टम बनाया जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन यही लीड करेंगे। उसके अलावा जो डिजिटल हार्डवेयर है SKA का, लो फ्रीक्वेंसी रिसीवर सिस्टम्स या फिर मिड फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप्स के भी कुछ रिसीवर्स के पार्ट हो गए, और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के, यानी छुटपुट और भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये स्काओ मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी? 3 तो होस्टिंग नेशंस ही हो गए आपके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और UK। इसके अलावा कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, इटली, नीदरलैंड। बेसिकली 1-2 चीज़ें याद रखना, US तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसमें। और जो आपका वेस्टर्न यूरोप वाला रीजन है ना, वो लगभग पूरा ही है आपका। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, UK तो है ही। ठीक है, उसके बाद में फिर स्पेन, पोर्चुगल, नीदरलैंड, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये लगभग वेस्टर्न यूरोप वाला रीजन तो है ही। इसके अलावा अपने यहाँ से पैसिफिक साइड से देखें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया था, फिर इंडिया, जापान, इटली भी आपका उधर यूरोप में ही आ जाता है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो आपके इधर पैसिफिक रीजन से हो गए। इसके अलावा 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ भी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अभी इंडिया की मेंबरशिप अभी भी अंडर रिव्यू है विद DAE एंड DST। तो अब हुआ क्या है और ये न्यूज़ में अभी क्यों था, क्यों सिग्निफिकेंट है? तो ये जो स्काउ ट्रीटी कन्वेंशन था उसमें ज़रूरी था कि 5 कंट्रीज जो हैं उसको रेटिफाई करें, अपना पार्टिसिपेशन इसमें अप्रूव करें और अपना फाइनेंशियल सपोर्ट को कमिट करें टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो फिर UK ने अभी फाइनली इसको अप्रूव किया है, जो कि होस्टिंग नेशन है। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो अभी तक इसको रेटिफाई कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और UK, और उसके अलावा पोर्चुगल, नीदरलैंड्स और इटली। फाइन, तो अभी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी वो इट केम इनटू बीइंग, और उन्होंने अपनी पहली मीट भी कर ली वर्चुअली। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं प्रोफेसर फिलिप डायमंड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के हैं, प्रोफेसर हैं। और स्काउ काउंसिल के फर्स्ट चेयर फ्रेंच बॉर्न डॉक्टर कैथरीन सिजरस्काई को किया गया है। ठीक है, अब लास्ट, व्हाट आर प्रोटेस्ट टूल किट्स एंड व्हाट डिड ग्रेटा थुनबर्ग शेयर्ड। तो अभी साइबर क्राइम सेल जो है उसने चार्जेस लगाए हैं सेडिशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और हेट्रेड प्रमोट करने के अगेंस्ट द क्रिएटर्स ऑफ टूल किट ऑन द फार्मा प्रोटेस्टर्स। और इसको शेयर किसने किया था? ये एग्जिस्ट, देखो, टूल किट पहले से कर रही थी, लेकिन इन्होंने इसको एक्सपोज कर दिया, मतलब शेयर करके एक तरीके से खुद भी एक्सपोज हो गई। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें ये पता चल रहा है कि जो टूल किट है उसको शायद पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने बनाया होगा, जो कि एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। अब
काम की चीज़ टूल किट होता क्या है। तो टूल किट आपके कोई वो इलेक्ट्रिशियन वाले टूल्स वगैरह नहीं है। तो टूल किट यहाँ पे सोशल मीडिया में ये चीज़ आजकल अभी काफ़ी आती है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ अडेप्टेबल गाइडलाइंस। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, सजेशंस दी जाते हैं कि अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो जो टूल किट का एम होता है उसी के बेसिस पे कंटेंट डिसाइड होता है। तो जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा भी टूल किट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक नेगेटिव टर्म हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उनकी एक टूल किट है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी राइट्स। तो उसमें गाइडलाइंस हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे आपको मतलब फॉलो करना चाहिए ये इन्वेस्टिगेट करते टाइम पे कि कोई आईपी राइट का वायलेशन तो नहीं हुआ है, क्या लॉज हैं, क्या डेफिनेशंस हैं ऑफ टर्म्स सच एज काउंटरफीट एंड पायरेसी, ठीक है। उसी तरीके से याल्सा का भी यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है लाइब्रेरी के टूल किट के बारे में। अब टूल किट और प्रोटेस्ट का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। तो टूल किट्स तो वैसे कई दशकों से आ रहा है, लेकिन अभी सोशल मीडिया में इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है जिस वजह से ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। तो इसमें टूल किट में जनरली क्या क्या चीज़ें रहती है, जैसे रीडिंग मटेरियल रहता है उसमें, ठीक है, कि आपको मतलब अगर जो जैसे प्रोटेस्ट का है तो आपको प्रोटेस्ट का कंटेक्स्ट क्या है उसके बारे में, फिर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक, फिर किस तरीके से आपको प्रोटेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मतलब पूरा इस तरीके से टूल किट में बना देते हैं कि आपको कहाँ प्रोटेस्ट कब करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट टूल किट्स की रिपोर्ट पहले 2011 में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट से भी आई थी और 2019 में हांगकांग प्रोटेस्ट से भी देखी थी और क्लाइमेट प्रोटेस्ट में भी रहती है। तो जैसे हांगकांग प्रोटेस्ट में टूल किट्स ने एडवाइस किया हुआ था पार्टिसिपेंट्स को कि आप लोग मास्क और हेलमेट पहनो ताकि आपको रिकॉग्नाइज ना किया जा सके, और टीयर गैस शेल अगर आपके ऊपर फेंका जाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हो। और इंडिया में जो अब टूल किट्स हैं वो भी मतलब प्रोटेस्ट के टाइम पे आई हैं, जैसे अभी न्यू सिटीजनशिप लॉ आया था, NTCA प्रोटेस्ट हो रही थी, और अभी फार्मा प्रोटेस्ट में भी आया है, ठीक है। तो NTCA प्रोटेस्ट जो हो रही थी उसमें टूल किट ने ये सजेस्ट किया था कि आपको ट्विटर में क्या हैशटैग यूज़ करना है, कहाँ प्रोटेस्ट करनी है, और पूरा गाइड था कि मतलब वही कि आपको कैसे कैसे करना है, और पहले से कि अगर पुलिस आपको डिटेंशन वगैरह करती है तो आपको किस तरीके से करना है, और इसको पर्सनल मैसेजेस के थ्रू शेयर भी किया था। अब जो ये इन्होंने थुनबर्ग ने जो ट्वीट किया है उसमें टूल किट जो शेयर की है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें अब इन्होंने जैसे दे दिया था क्या अर्जेंट एक्शंस, प्रायर एक्शंस है और हाउ कैन यू हेल्प। तो अर्जेंट एक्शंस में जैसे इन्होंने ये कहा था कि आप 4 और 5 फरवरी को ट्विटर स्टॉर्म करो, ठीक है। ट्विटर स्टॉर्म करना यानी कि खूब सारा मतलब एक ही चीज़ से रिलेटेड खूब सारे ट्वीट्स भेजते जाओ, और फिर अपना है ना कोई सॉलिडेरिटी फ़ोटो वगैरह है तो उसको ये इसका scrapfarmacts@gmail.com पे आप मेल करो, फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल करो, फिर जो मोनोपोलिस्ट और ओलिगोपोलिस्ट हैं जैसे अदानी अंबानी, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उससे डाइवेस्ट करो। और फिर ये भी कहा था कि इंडियन एम्बेसी और मीडिया हाउस या लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो फरवरी 13-14 के टाइम पे उनको पूरा वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट करो। तो अभी बाकी सारी चीज़ें तो वैसे जो इन्होंने उसमें लिखी हुई हैं वो सारी हो चुकी हैं, जैसे जनवरी 26 का भी लिखा हुआ था प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी ये भी देखना बाकी है कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट भी कहाँ जाता है। और टूल किट में इस तरीके से फिर वैसे ही 5 लिंक्स दी थी जो मोर इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें यही जैसे एक लिंक में दिया हुआ था कि आप डोनेट वगैरह कैसे कर सकते हो, सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो उसमें है ना ये भी दिया हुआ था कि मतलब जो लिंक थी जिस वेबसाइट की, तो वो देवर अ वॉलंटियर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कनाडा, USA और UK बेस्ड थे, ठीक है। तो इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बाहर के NGOs काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की लिंक्स दे रहे हैं। दूसरा फिर लिंक था कि डिजिटल होम टू एक्सप्लोरिंग जियोपॉलिटिक्स, और मतलब इसी तरीके की थोड़ी उकसाने वाली भी चीज़ें थी। फिर प्रायर एक्शन सेक्शन में इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि ट्वीट स्टॉर्म करना है जनवरी 23 को, और वही इंडियन ऑफिसेज और एम्बेसीज के आसपास में प्रोटेस्ट करना है 26 जनवरी को, तो जैसा अब वो परेड वगैरह का सीन हुआ था।
और पुलिस का कहना है कि यही सेक्शन था जिसने काफ़ी ज़्यादा मतलब वही प्री मेडिटेट किया हुआ था वायलेंस 26 जनवरी का, और ये सब पूरा एक कॉन्स्पिरेसी का ही नतीजा था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने दूसरी टूल किट जारी करी थी, वो वाली हटा के, तो इसमें अदानी अंबानी का तो नाम नहीं था, बट ये कहा था कि जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं उससे डाइवर्स्ट करो, मतलब वही एनवायरमेंटल दिखाने के लिए कि अब वही इनके ऊपर उठ रहा था ना कि आप एनवायरमेंटलिस्ट हो तो आप फार्मर्स और इन सब चीज़ों में क्यों आ रही हो, तो अब इन्होंने कहा कि नहीं आप फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज से डाइवर्स्ट करो। ठीक है, और अब पुलिस क्या कह रही है, तो उनका कहना वही है कि कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि प्रो खालिस्तानी है, उसने ये टूल किट बनाई है। और जो पूरे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं पिछले कुछ दिन में, जैसे ट्विटर में भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्मिंग हुई है अभी 4-5 फरवरी को, तो ये जो वायलेंस भी हुआ था 26 जनवरी का, तो वही है वो कॉपी किट एग्जीक्यूशन ही था ऑफ दी एक्शन प्लान जो कि टूल किट में था। तो पुलिस ने ये क्लेम किया है कि जो क्रिएटर्स हैं इस टूल किट के, वो यहाँ के इंडिया के जो भी अलग अलग सोशल रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, और वो और ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं डिसअफेक्शन और इलविल अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। ओके, तो ये था टूल किट के बारे में। आई होप आपको आज के आर्टिकल्स अच्छे लगे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।